गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम एसटीसी सेकेंड ईयर सामाजिक विज्ञान में इकाई 5 इतिहास का स्वरूप का स्वरूप, इसमें हमने पूर्व औपनिवेशिक तथा औपनिवेशिक स्वरूप के बारे में अध्ययन किया। आज हम करेंगे राष्ट्रवादी स्वरूप। तीसरा है राष्ट्रवादी स्वरूप और मार्क्सवादी स्वरूप। सबसे पहले राष्ट्रवादी स्वरूप यानी भारतीय संस्कृति एक सामाजिक संस्कृति है। यह तथ्य बिना इतिहास की गहराई में जाए स्पष्ट नहीं हो सकता। जब तक हम इतिहास को नहीं जानेंगे तब तक हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। इतिहास से ही यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति में अन्य जो संस्कृतियां थी वह किस प्रकार से समाहित हुई, किस प्रकार से अन्य संस्कृतियां आई और यहाँ आकर भारतीय संस्कृति में मिल गई। समाहित करने की क्षमता है और इसी के कारण विदेशी आक्रमण को सहन करने की यह समर्थ हो सकती है, क्योंकि भारत पर जो है कई विदेशी आक्रमण हुए और उनको झेलते हुए भारतीय संस्कृति ने अपने आप में समाहित किया। आज जब देश भौतिक मूल्यों की ओर व्यक्ति अग्रसर हो रहे हैं, यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपनी संस्कृति में आस्था विकसित करे तथा अपने सांस्कृतिक सामाजिक मूल्यों में विश्वास उत्पन्न करे। आज के वर्तमान में वैज्ञानिक और तकनीकी मूल्यों के विघटन हो रहा है तथा नए मूल्यों का निर्माण हो रहा है। यानी जो प्राचीन समय में जो मूल्य थे उन मूल्यों को देखते हुए वर्तमान समय में जो हमारे वैज्ञानिक तथ्य है वो वैज्ञानिक तथ्य सामने आ रहे हैं राष्ट्रवादी स्वरूप में। और जो हमारे प्राचीन तथ्य है जैसे तकनीकी युग में, आज के वर्तमान युग और वैज्ञानिक युग में जो प्राचीन तथ्य है उनका ह्रास हो रहा है और मूल्यों का विघटन हो रहा है तथा उनको विघटन होने के साथ साथ जो नवीन मूल्य है, जो नए मूल्य है उनका भी निर्माण हो रहा है। उसके बाद है दूसरा है अपना मार्क्सवादी स्वरूप। मार्क्सवादी स्वरूप, इसके जनक थे कार्ल मार्क्स। इसके जनक थे कार्ल मार्क्स, मार्क्सवादी स्वरूप के। वे एक सामाजिक एवं राजनीतिक विचारक थे। इन्होंने साम्यवाद की विचारधारा को प्रस्तुत किया था। इन्होंने दास प्रथा के कारणों का, कौन से कारणों का? दास प्रथा के इन्होंने दास प्रथा के कारणों का अध्ययन किया और उसको समझा। दास प्रथा के उन्मूलन में सर्वहारा समूह जो था, सर्वहारा समूह के विभिन्न सामाजिक आर्थिक पक्षों को आधार बनाकर समाज में क्रांति का बिगुल बजाया। रूसी रक्त क्रांति इसी का परिणाम है। रूस में जो रक्त क्रांति हुई थी, जिसको रूसी रक्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, रूसी रक्त क्रांति इसी का परिणाम मानी गई है। इस प्रकार शोषित वर्ग जो श्रमिक एवं वंचित वर्ग में आते थे, उनके लिए कल्याण की भावना निहित थी। सर्वहारा वर्ग को कार्ल मार्क्स ने शक्तिशाली बनाया और पूंजीवादी व्यवस्था को शक्ति से बलपूर्वक हटाने की प्रेरणा दी। यानी पूंजीवादी जो लोग थे वह
शोषित वर्ग पर, दास प्रथा पर या दासों पर जो अत्याचार करते थे, उन्होंने ये कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था को सख्ती से और बलपूर्वक हटाने की प्रेरणा दी मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार इन दोनों वर्ग के हित अलग अलग है और एक दूसरे के विरुद्ध भी है, जिनमें सदैव संघर्ष चलता रहता, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा या दास वर्ग में। इन दोनों के मध्य संघर्ष चलता रहा। इस संघर्ष में विजय अंततः शोषित वर्ग की हुई। आज सरकार द्वारा लड़ते लड़ते यह हुआ कि अंततः विजय किसकी हुई? जीत हुई शोषित वर्ग की। इसलिए अंत में सरकार द्वारा गरीबों के हितों के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही है, जिनका लाभ उठा रहे हैं। ये सभी योजनाएं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। देश के तीव्र आर्थिक विकास के बाद भी गरीबों की संख्या में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई है। यानी इतने प्रयत्न करने के बाद भी यदि कुछ बदलाव आया है, तो उस बदलाव का फायदा अभी तक जो सरकारी योजनाएं हैं, उन सरकारी योजनाओं का लाभ अभी तक जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, जो शोषित वर्ग है, जो गरीब है, उनको नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उन्होंने ये कहा, कार्ल मार्क्स का ये मानना है कि इसी के कारण ही जो गरीब है, गरीबों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। उसके बाद तीसरा जो इसमें था, अधीनस्थ समूह। अधीनस्थ समूह यानी समाज एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। यह एक व्यवस्था है। इसके दो पक्ष होते हैं, एक संरचनात्मक और दूसरा प्रक्रियात्मक। संरचनात्मक और दूसरा प्रक्रियात्मक। प्रक्रियात्मक समाज के संरचनात्मक पक्ष को सामाजिक संरचना भी कहा जाता है। समाज के विभिन्न अंगों में पारस्परिक संबंध होता है और यह अंतर संबंध स्थायी होता है। यानी समाज के जो विभिन्न अंग होते हैं, उनमें पारस्परिक आपस में संबंध होता है और ये संबंध भी स्थायी होते हैं। संरचना का अस्तित्व अंगों के अस्थायी अंतर संबंध पर निर्भर करता है। सामाजिक संरचना के केंद्रीय अंग में कर्ता मनुष्य है, जो विभिन्न समूहों के सदस्यों के नाते निश्चित नियमों, आदर्शों के अनुसार परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। यानी समाज से बने हुए जो नियम है, जो आदर्श है, जो कानून है, उन्हीं के अनुसार मनुष्य अंतःक्रिया करता है। मनुष्य के पारस्परिक जो संबंध है, उन अधीनस्थ समूहों का निर्माण करते हैं, किंतु उप समूह इन संबंधों को स्थापित और निरंतरता प्रदान करते हैं। इनसे निकले जो उप समूह है, इनको निरंतरता और इनको स्थायित्व प्रदान करते हैं। भिन्न भिन्न अधीनस्थ समूह प्रकारों के आधार पर, अपने कार्यों के आधार पर, यानी उनके द्वारा जो किए गए कार्य है, उन कार्यों के आधार पर एक दूसरे से संबंधित रहते हैं और मनुष्य के विशिष्ट स्वार्थ और हित अधीनस्थ समूहों का निर्माण करते हैं। यानी इससे संबंधित जो अधीनस्थ समूह है, उनका निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार जो है इतिहास का स्वरूप देखने को मिलता है। राष्ट्रवादी मार्क्सवादी स्वरूप और अधीनस्थ स्वरूप। आज का आपका गृह कार्य है, इतिहास का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी
भयंकर रूप से फैल रही है तथा इसे बचावे तो हमें उपाय करने हैं, जैसे हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।